Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैम आईपी मैट का एग्जाम तो हमें क्रैक करना ही है, हमने मन बना लिया, बट वीएआरसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, हमारा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का रहा है या हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे अपनी प्रेपरेशन जर्नी को बिगिन करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट शुड यू डू टू प्रिपेयर वेल फॉर द वीएआरसी सेक्शन फॉर द एग्जाम कॉल्ड आईपी मैट। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। माय नेम इज जूही नरूला। तो सबसे पहले कोई भी पेपर क्रैक करने के लिए आपको ये जरूरी है समझना कि उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, राइट। जितना ज्यादा फैमिलियरिटी आपकी पेपर पैटर्न से रहेगी उतना आपके लिए आसान रहेगा अपनी प्रेपरेशन को प्लान करना। तो हम एक बार समझते हैं कि आईपी मैट का जनरल पैटर्न क्या रहता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। वो कैप फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स बच्चे नहीं समझ पाते, वो क्या होता है, जैसे अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर है ना। इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, right? That can be in the form of a fill in the blank question, or there are various interesting ways जिससे questions create होते हैं। पैरा कंप्लीशन में क्या है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया और आपको कहा कि उस पैराग्राफ को कंप्लीट करो, यानी कि 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें आपको एक ऑप्शन को पिक करना है जो उस पैराग्राफ को लॉजिकली कंप्लीट करने में मदद करे। अब 2 केसेस हो सकता है वो जो लास्ट सेंटेंस हो वो डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हो, या एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो लास्ट सेंटेंस है वो पूरे पैराग्राफ का एक निष्कर्ष या निचोड़ दे रहा हो आपको, या कंक्लूजन स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा हो, है ना। सिमिलरली एक और बड़ी पॉपुलर कैटेगरी है पैराजम्बल्स। तो पैराजम्बल्स के सवाल तो आएंगे, फेवरेट है, राइट। आपको 4 या 5 सेंटेंसेस दे दिए जो उथल पुथल करके दे दिए, रैंडम है, आपको उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या हुआ, पैराग्राफ दिया, उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछे। क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत सारी हो सकती है। कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि टोन क्या थी डिस्कशन की, मतलब व्हाट वाज द ओपिनियन और द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, या फिर कोई वर्ड का मीनिंग पूछ लिया इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, या पूछ लिया कि इस पैराग्राफ से आप क्या लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या आपको किसी थ्योरी के 4 ड्रॉबैक्स दे दिए और क्वेश्चन पूछ लिया अकॉर्डिंग टू द ऑथर which drawback has been discussed in the paragraph। तो इंफॉर्मेशन निकलवा ली, तो मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। उसके अलावा ग्रामर, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर हम पहले एस्पेक्ट की बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो 2 तरह के एटीट्यूड में होता है कि अगर सपोज हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है तो आपको लगेगा कि कौन बहुत मेहनत हो रही है या अभी रिजल्ट नहीं दिख रहे। और कई बार अगर इफ यू कम फ्रॉम अ गुड स्कूल और यू फील दैट योर इंग्लिश इज वेरी स्ट्रांग एंड यू डोंट नीड टू पुट इन एन एफर्ट, either of the approaches are wrong, right? You need to work hard on reading comprehension। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड एट टाइम्स हमारी फेमिलियरिटी हो सकती है। जैसे सम स्टूडेंट्स माइट क्लेम दैट मैम हम तो बहुत अच्छे हैं रीडिंग में, तो हम अच्छा कर लेंगे, वी रीड अ लॉट, बट व्हाट आर यू रीडिंग। से फॉर इंस्टेंस यू रीड अ लॉट बट एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग इज फिक्शन, तो आपको दिक्कत आएगी, राइट। तो आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे अपना कंट्रोल और कमांड बनानी है। देयर कैन बी अ टॉपिक ऑन एंथ्रोपोलॉजी, देयर कैन बी अ टॉपिक कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री, देयर कैन बी अ पैसेज कमिंग फ्रॉम फाइनेंस। तो अगर हमें फेमिलियरिटी सिर्फ फाइनेंस के टॉपिक से, तो हो सकता है हम साइंस और टेक्नोलॉजी के पैसेज में अटक जाएं या फिलोसफी में स्ट्रगल करें, राइट। तो इसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीड करना, राइट। जितना हो सके रीडिंग को एक्सपैंड करिए, राइट। जनरल रीडिंग करिए और उसके बाद एक्टिव रीडिंग करिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सुपरफिशियली रीड करा, आपको समझ में आया नहीं आया, मैम ने कह दिया तो मैं एक आर्टिकल रोज का पढ़ रही हूँ, राइट। आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, स्पेशली एडिटोरियल पेज पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होता है आपको फ्लेवर मिलता है अलग अलग टाइप ऑफ पैसेजेस का, राइट। हो सकता है एक रिलीजन पे पैसेज आ गया, एक फिलोसफी पे आ गया, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आ गया, एक क्लाइमेट को लेकर कंसर्न है, राइट, एक जियोपॉलिटिकल इशू है। तो आपको एक होलसम रेंज मिल जाती है, एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिस पे आप बिल्ड कर सकते हो। जब भी पैराग्राफ पढ़ो उसमें देखो कि कोई वर्ड आपको मुश्किल लगा क्या, या फिर आप खुद सोचो कि अगर इस पैसेज से मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन
हो सकते थे, राइट? या पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसका डिस्कशन कर लिया आप अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फ्रेंड के साथ, राइट? या कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो जितना आप डिस्कशन करते हैं उतना आपको समझ में आता है कि आपको पैसेज समझ कितना आया। और हो सकता है अगर आप ये भी कर पाएं तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसकी समरी लिख ली, तो इससे क्या होगा, आपकी फ्रेंडलीनेस बढ़ जाती है टू द टॉपिक ऑफ रीडिंग, राइट? तो आप इतना डरते नहीं है अगर कोई नया टॉपिक आता है, राइट? कोई ऐसा डिस्कशन होता है जिसके बारे में आप फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आप अपना प्रेपरेशन कर चुके हैं। तो मेरा आपको पहला सजेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर यही रहेगा कि पहले तो एक्टिव रीडिंग की हैबिट बिल्ड करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोर्ड फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि क्या चल रहा है, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही आता है, राइट? नेक्स्ट है वोकैबलरी फिलर्स। तो वोकैबलरी बिल्डिंग पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप सोचेंगे कि मैं रट्टा मार लूँ उससे लॉन्ग टर्म वोकैबलरी बिल्डिंग में फ़ायदा होगा, नहीं, वैसा नहीं होता। आपको लॉजिकल अप्रोच के साथ वर्ड्स को बिल्ड करना है। तो आप रूट वर्ड्स अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। जैसे आपने एक वर्ड देखा बेनेडिक्शन, राइट? मैं जैसे आपके लिए एक वर्ड लिखूं बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग। तो ये दो रूट से बनना है, बेन और इडिक्ट। तो इडिक्ट का मतलब होता है टू स्टेट समथिंग, टू से समथिंग, राइट? टू स्टेट और से समथिंग। और बेन का मतलब है गुड, सो बेनेडिक्शन क्या हो गया, ब्लेसिंग हो गया, राइट? तो इस तरीके से अगर आपने बेन की जगह मैल लगा दिया तो मैलेडिक्शन क्या हो गया, मैलेडिक्शन कर्स हो गया, राइट? बेनेडिक्शन का उल्टा। तो आप रूट वर्ड अप्रोच से भी वोकैबलरी को बिल्ड कर सकते हो। ग्रामर के रूल्स आना ज़रूरी है, राइट? हमें लगता है कि हमारा तो ग्रामर का फियर ही है, उसके मल्टीपल रीजंस है। ग्रामर का फियर स्टूडेंट्स को इसलिए भी होता है क्योंकि हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ ली और उसका एप्लीकेशन नहीं सीखा, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। मतलब इसका मैं बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल लूँ। जैसे मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, राइट? लिख के बताती हूँ आपको, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, राइट? तो आई हैव कंप्लीटेड मतलब मेरा काम हो गया। मैंने इसमें अगर आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बहुत इजीली बता दोगे कि मैम हैज या हैव के साथ जब आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो ना मैम, तो हम उसको कौन सा टेंस बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? बहुत आसान है। और मैंने अगर सेंटेंस बनाया आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, तो आपने पास्ट परफेक्ट को यूज किया। अब दोनों सेंटेंसेस एक ही इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। अगर दोनों टेंसेस एक ही बात कह रहे हैं तो हमें दो टेंसेस की जरूरत क्यों पड़ी, राइट? हम ये डिफरेंस पहचान नहीं पाते और इतनी डिटेल्स को पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ग्रामर में आप रूल्स पढ़िए और रूल्स की एप्लीकेशन सीखिए। कोरी कोरी डेफिनेशंस याद करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, राइट? सो for reading comprehension start learning, right? start reading more, active reading को learn करिए, अप्रोच में बिल्ड करिए कि कैसे मैं पैसेज को एम्ब्रेस कर सकूं। सोचिए कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं, समरी बनाने की कोशिश करिए, डिस्कशन करिए, वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़िए, ग्रामर के लिए रूल्स पढ़िए और रूल की एप्लीकेशन सीखिए, वोकैबलरी बिल्ड करने के लिए रूट वर्ड्स को सीखिए। एक बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड इजी, राइट? मैं बहुत रेकमेंड करती हूँ। मैंने किसी अभी एक रीसेंट शॉर्ट में भी आपको ये बुक का रिकमेंडेशन दिया था, वर्ड पावर मेड इजी। तो आप इसको वोकैबलरी बिल्डिंग के लिए ज़रूर यूज़ करिए। नॉर्मन लुइस हैं इसके ऑथर और ये आपको बहुत हेल्प करेगी टू हैव अ सॉलिड वोकैब बेस, राइट? नॉर्मन लुइस है। कोशिश करिए कि आप दिन के इफ नॉट मोर 10 से 15 मिनट तो रीड करें ही करें और वोकैबलरी बिल्डिंग के लिए भी 10 से 15 मिनट ज़रूर दें, राइट? और पैरा कंप्लीशन और पैरा जंबल्स के लिए स्ट्रैटेजी आना ज़रूरी है। तो जो आपका फ्रेमवर्क या रोड रहेगी अहेड, अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी स्ट्रांग है। कॉन्सेप्ट्स के बाद आप स्ट्रैटेजी सीखते हो कि क्वेश्चंस को कम टाइम में सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व करें। स्ट्रैटेजीज जानने के बाद आपका कुछ टाइम प्रेपरेशन में एप्लीकेशन के लिए रहना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी मैंने सीखी, अब मैं इनको अप्लाई करूंगी। एप्लीकेशन में जब आप सॉलिड हो जाओ तो कोशिश करो कि आप उससे एक्यूरेसी डिराइव करो। अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही मतलब कहीं ना कहीं अप्रोच गलत है। और एक बार आपकी एक्यूरेसी आ गई तो आप टाइम पे काम कर सकते हो। ध्यान रखना है इसी तरीके से काम करना है। अगर इसमें आपने कोई भी स्टेप मिस किया या
ऊपर नीचे किया तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और एफर्ट राइट डायरेक्शन में नहीं होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एफर्ट राइट डायरेक्शन में होना जरूरी है, राइट। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो बहुत अच्छी बात है, अपनी प्रेपरेशन को जल्दी बिगिन करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मोराल बूस्ट होता है, आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है अपनी वीकनेस को ओवरकम करने का, राइट। तो मेरे को आपको यही सजेशन रहेगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और फंडामेंटल क्लैरिटी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, राइट। आप ग्रामर को बहुत थरली इंजॉय करते हुए सीखते हुए पढ़ सकते हो, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो क्योंकि आपने बिगिन अर्ली किया। और हमने यूजुअली देखा है जो बच्चे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे एक कॉमन ट्रेट देखने को मिलता है कि वो बच्चों ने अपनी प्रेपरेशन को जल्दी शुरू कर दिया होता है, तो हड़बड़ाहट नहीं रहती, आप अपने पेस पे अच्छे से अपने सारे वीक एरियाज को कंट्रोल कर पाते हो, राइट। तो आप ज़्यादा टाइम अपनी प्रेपरेशन को दे सकते हो और यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, लास्ट मिनट प्रेशर नहीं रहता, राइट। और यहाँ पर अगर अपनी प्रेपरेशन जल्दी बिगिन कर लेते हो तो आप बैलेंस कर पाते हो अपने स्कूल के स्टडीज़ को भी और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन को भी। तो अगर आप 11th स्टैंडर्ड में है, मेरा सजेशन है रीड अ लॉट, राइट, वर्क ऑन वोकैबुलरी, राइट, और ग्रामर के फंडामेंटल्स पे काम करिए, राइट। और ग्रामर के फंडामेंटल्स पे अगर मैं आपको सजेशन दूं तो मैं आपको बोलूंगी कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करिए, राइट, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, टेंसेस भी आप अच्छे से पढ़िए। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर आपने अच्छा सॉलिड कर लिया तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, प्रोनाउन एम्बिग्विटी है, मॉडिफायर है, पर वो आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आपकी असेंशियल्स क्लियर होंगे, राइट। तो आपके गेम प्लान में ही होना चाहिए टू रीड, टू वर्क ऑन वोकैबुलरी एंड टू वर्क ऑन ग्रामर फंडामेंटल्स अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो। और अगर अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम अप्रोच कर रहा है। तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स तो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो जैसा मैंने आपको अभी स्टेजेस ऑफ प्रेपरेशन बताए थे वो सबके लिए ही है। तो बेसिकली जो बच्चे जल्दी बिगिन करते हैं उनके पास इधर बहुत टाइम होता है, तो अभी आपको थोड़ा फास्ट पेस पे पीपल हु आर इन 12th हैव टू वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज सो दैट यू कैन कम इन एप्लीकेशन मोड वेरी क्विकली, राइट। आपको अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस जनरल रीडिंग के अलावा आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी है, राइट। सो कोशिश करिए कि अब आप आरसी सॉल्व करके देखें, क्योंकि अब आप जब रीडिंग की हैबिट बिल्ड करेंगे आपके पास टाइम तो लिमिटेड है, राइट। तो आप बैलेंस करिए कि आप कुछ टाइम जनरल रीडिंग को दें और कुछ टाइम साथ की साथ पैसेजेस को सॉल्व करके भी देखें, ताकि आपको समझ में आए कि किस फ्लेवर के क्वेश्चंस आते हैं, आप कहाँ फंस रहे हैं, कैसे ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट हो रही हैं, क्यों स्कोर नहीं मूव कर रहा, अगर स्कोर मूव कर रहा है तो एडिक्वेट नंबर से मूव कर रहा है या ग्रो कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ पर वर्ड पार मेड इजी मैं वापस रेकमेंड कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एक्चुअली आप अगर 12th में हैं तो आपको कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखने चाहिए टू अकोमोडेट एंड अंडरस्टैंड की डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस कैसा रहेगा। कई बार हम एग्जाम को कम मार्क लेते हैं, कई बार हम एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, राइट। हो सकता है बहुत चिंता कर रहे हो पर आप क्वेश्चंस देखो तो आपको लगे अरे मैं मेहनत करूंगी तो मैं डेफिनेटली इंप्रूव कर सकती हूँ, एंड वाइस वर्सा। तो familiarity with the actual questions and to understand the difficulty level of the questions appearing, that's very very important, right। और यहाँ पर आपका एक प्रेपरेशन प्लान होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको देखना है क्योंकि आप बोर्ड्स को भी दे रहे हो, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको कुछ टाइम देना ही पड़ेगा आईपी मैट की प्रेपरेशन को। तो दिन के आप 1 या 2 घंटे, वो वेरी करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए अलग हो सकता है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए स्टूडेंट्स के लिए अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा एग्जाम कब है, प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगेंगे, राइट। तो जो भी आप प्लान बना रहे हैं उस पर जुड़े रहिए, उस पर टिके रहिए, वो बहुत क्रूशल है। कभी एक दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ा तो कंसिस्टेंसी अगर आपकी बिल्ड नहीं हुई तो आप आईपी मैट जैसा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो जो भी आप प्लान बनाए ऐसा बनाइए जो डुएबल हो, और कोशिश करिए कि आप
इफेक्टिवली सारे सेगमेंट्स को कवर कर सके। जैसे आप एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंबल्स कर रहे हैं, तो अगले दिन आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा कंप्लीशन कर लिया, फिर आपने ग्रामर का कॉन्सेप्ट कर लिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्वॉट एनालिसिस पे रहे, यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है जिसमें आप अच्छा कर रहे हैं, यानी कि आपको लगता है आपकी ग्रामर तो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको थ्रू आउट प्रेपरेशन इंश्योर करना है कि ग्रामर आपकी सॉलिड ही रहे। उसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो ग्रामर में नंबर कम होने लग जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते। अब आपने आइडेंटिफाई किया कि वीकनेस आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो आपको कोशिश करनी है कि अब ये वीकनेस ना रहे और आप इसको स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जाए। अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होता, पर अगर आप एक बार उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हो तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, वो पैरा जंबल पैरा कंप्लीशन हो सकता है, कि मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी सीख ली, अप्रोच सीख ली, 10-12 सवाल कर लिए तो मैं एक्सेल कर जाऊंगी। तो पहचानिए वो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें आप बहुत जल्दी से पकड़ बना के अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और थ्रेट होता है जिससे आपको बहुत डर लगता है, राइट? कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत डरते हो, जैसे टेंसेस हो सकता है, राइट? ग्रामर के कुछ रूल्स हो सकता है जिसको लेकर आपको बहुत डर है, यू नो, यू रियली स्कैर्ड ऑफ इट। सो इन दैट केस यू कैन टेक सम प्रोफेशनल हेल्प सो दैट यू कैन ओवरकम द फियर। क्योंकि अगर आप छोड़ के चले जाएंगे और उसी टॉपिक से 5 सवाल आ गए, यू नेवर नो, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, तो हम इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। तो जो आपको लगता है कि आपको बहुत ही डर लग रहा है, आपको एक स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे डील करें, उस फियर को कैसे ओवरकम करें, तो वहाँ पे आप ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं टू वर्क ऑन BARC। और जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लान्ड अप्रोच के साथ अपनी प्रेपरेशन को करेंगे, उतना ही आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, एफर्ट शुड ऑलवेज बी इन द राइट डायरेक्शन। आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।